अच्छा। हमने लास्ट टाइम न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट किया था और उसमें रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था। प्लस रेडियो एक्टिविटी के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी अल्फा बीटा गैमा की। और उनकी प्रॉपर्टीज के साथ हमने क्वेश्चन देखा था कल, जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा था। और उसके बाद जो टॉपिक है वो हाफ लाइफ का टॉपिक है। ठीक है। और हाफ लाइफ में बेसिकली कैलकुलेशंस आएंगी। तो कॉन्सेप्ट इसका बहुत इजी सा है। इसका आप नेम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम। कि आप इसके हाफ लाइफ के नेम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किसी भी क्वांटिटी को हाफ कर रहे हो। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट हो रेडियो एक्टिव, तो जब उसकी रेडिएशन एमिट होना स्टार्ट होती है, उस वक्त जो भी उसकी वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू को हाफ होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिखा है टाइम टेकन फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिक्रीज। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो अ टाइम टेकन फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिक्रीज इट्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है। तो हाफ लाइफ का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हाफ किया, और जितना भी टाइम उससे लगा हाफ वैल्यू को रीच करने में, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहेंगे, सिंपल। ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास एलिमेंट का जो मास हो सकता है उसे भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे इनिशियली लेट सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 100 ग्राम्स था। ठीक है। और वो हाफ होकर 50 ग्राम्स हुआ और उसे लगा टोटल 1 ईयर। तो 1 ईयर इसकी हाफ लाइफ है, यानी हर एक साल बाद जो है इसकी वैल्यू हाफ होती रहेगी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिक्रीज दिस एक्टिविटी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है। मतलब एक्टिविटी का मतलब ये है कि एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी की भी डेफिनेशन यहाँ अलग से मेंशन की है कि जो भी आपके पास रेडियो एक्टिविटी का रेट होगा या जो भी रेडिएशन का रेट होगा पर यूनिट टाइम, उसे आप एक्टिविटी कह सकते हो, सिंपल। ठीक है। तो आप एक्टिविटी का वर्ड भी यूज कर सकते हो, और अगर एक्टिविटी का वर्ड यूज नहीं कर रहे तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं कि मास जो है वो हाफ डिक्रीज हो जाए, या जो भी उसका रेडियो एक्टिव का प्रोसेस था। ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू है वो डिक्रीज होकर सिर्फ हाफ के इक्वल हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरह से आप हाफ लाइफ को डिफाइन कर सकते हो, जैसा आपके लिए इजी हो वो डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसमें कोई ऐसा टिपिकल रूल नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को हाफ करना होता है। बस क्वेश्चंस पूछने के लिए कभी कभी वो अलग तरह से टेक्निक यूज करते हैं कि कभी कभी आपको हाफ वैल्यू दे दी, कभी आपको टाइम दे दिया, तो कुछ ना कुछ वो चीज़ें मिसिंग करके आपसे पूछते हैं, ताकि आपको आंसर कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो। वरना पर्पस इसका बहुत सिंपल सा है कि आपने वैल्यू को हाफ करने का जो टाइम है उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है वो आपको काफी सारे मिल जाएंगे। ठीक है। और इस हाफ लाइफ में एक चीज और भी इंक्लूड की जाती है, बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस का मतलब ये कि हमारी जो सराउंडिंग है, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लैब में भी, तो ऑलरेडी आपकी सराउंडिंग में जो है वो रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। क्योंकि
हमें पता है कि सन से भी हमें रेडिएशन मिल रही है, और फिर मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट, हमारी बिल्डिंग्स होती है उनमें से भी रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं। ठीक है। और न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वहां से भी रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं। और अंडरग्राउंड भी जो मटेरियल्स होते हैं उनमें से भी रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं सारे, ठीक है, जिनमें से रेडिएशंस एमिट आउट होकर नेचुरली हमें मिल रही होती है, और वो हार्मफुल नहीं होती। लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि जब हम वैल्यूज मेजर कर रहे होते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो उसमें वो रीडिंग एडअप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल रीडिंग में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, क्योंकि उसमें सराउंडिंग वाली बैकग्राउंड रीडिंग्स भी एडअप हो रही हैं। और क्योंकि वो रेडिएशंस ही हैं, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन सी बैकग्राउंड रेडिएशन है, कौन सी ओरिजिनल है। ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड रेडिएशंस भी होती है तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस यहाँ इंक्लूड है, तो हमें पता चल जाता है कि पहले से जो वैल्यू थी वो बैकग्राउंड रेडिएशन थी। उसके बाद जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उसमें जो वैल्यू एडअप हुई है वो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें किस तरह से ये वैल्यूज क्वेश्चन में मिलती हैं। ठीक है। तो हाफ लाइफ के अगर आप क्वेश्चंस देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ठीक है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिए बेसिकली। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन 14 इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। इट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके विद अ हाफ लाइफ ऑफ 6000 ईयर्स। तो 6000 ईयर्स की इसकी हाफ लाइफ है। ठीक है। द एज ऑफ अ सैंपल ऑफ वुड इज फाउंड यूजिंग द कार्बन 14 दैट इट कंटेन्स। और डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। तो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में क्या होता है ये चीज आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। ठीक है। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस आपको पता है कि ओरिजिनल मास से। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि इन्होंने हाफ लाइफ के बारे में एग्जैक्टली नहीं पूछा, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली हाफ लाइफ ही बताओ। ठीक है। आप ये भी सिर्फ लिख सकते हो कि ओरिजिनल मास से डिक्रीज होकर किसी वैल्यू पर जब वो आपको मिलेगा, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में डेफिनेशन देखी थी, रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो होता है उससे आप रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर लो इसे। प्रोसेस इन विच द मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है। और उसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए हमने हाफ लाइफ की सिचुएशन बनाई है, ताकि हम उसे काउंटिंग करने में इजी अपने लिए कर सके वैल्यूज को। तो जब भी हाफ लाइफ कहीं लिखा होता है तो उससे आपको काउंट करना इजी हो जाता है। अब जैसे यहाँ इन्होंने बी पार्ट में कहा है कि द काउंट रेट ऑफ कार्बन 14 इन द सैंपल ऑफ वुड इज इनिशियली 1600 काउंट्स पर मिनट।
इनिशियली ये वैल्यू थी, और ड्रॉ अ ग्राफ टू शो हाउ द काउंट रेट विल वेरी ओवर द नेक्स्ट 24,000 ईयर्स। द इनिशियल काउंट रेट इज ऑलरेडी मार्क्ड विद एन एक्स। तो इनिशियल काउंट रेट मार्क्ड है 1600 पर, और अब आपने बताना है कि 24,000 ईयर्स के बाद जो है वो कहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस में पता है क्या होता है, अब उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि कितनी हाफ लाइफ होंगी। ठीक है। उन्होंने आपको वो वैल्यू दे दी, आप खुद पता लगाओ कि कितनी हाफ लाइफ हो सकती है। ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि सबसे पहले आप ये पता करो कि कितनी हाफ लाइफ्स यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है। जैसे आपके पास 24,000 ईयर्स उन्होंने कहा है, तो 24,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1600 से, तो इसमें कितनी हाफ लाइफ्स बन रही हैं? 15। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 1600 के हिसाब से आप इसे इंक्रीज करना शुरू करते जाओ। मतलब 1600 है, उसके बाद इसको हाफ करोगे, इसको हाफ करोगे, इसको हाफ करोगे, तो उससे आपको ये ऑटोमेटिक 24,000 तक वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी एट 24,000। ठीक है। जैसे आपने 16,000 से शुरू किया, अब आपने क्या किया कि 16,000 है, सॉरी 1600 है, 1600 को आपने पहले हाफ किया। ठीक है, आपको वैल्यू मिल जाएगी 800। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट मार्क आप 800 पे करोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट मार्क हमने कर लिया 800 पे। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मिनट्स, मतलब इसकी हाफ लाइफ मिनट्स की है, और उन्होंने आपसे एयर्स में पूछा है। ठीक है। तो मिनट्स का भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और नीचे जितने भी टाइम दिए हुए हैं, ये आपको एयर्स में दिए हुए हैं, और इसकी हाफ लाइफ है। अच्छा, इसकी हाफ लाइफ थी 6,000 ईयर्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसे हाफ कर देंगे, तो हाफ करने के बाद आपको वैल्यू मिल रही है 800 काउंट्स पर मिनट। ठीक है। ये हाफ होकर 800 पर जाएगा, और हाफ लाइफ जो थी वो 6,000 ईयर्स थी। तो इसका मतलब है पहली हाफ लाइफ 6,000 ईयर्स में आपको मिलेगी। तो वो 6,000 होगा 4 और इसके मिड में। ठीक है। तो 16 के बाद ये डिक्रीज करके आएगा 800 पर, और 800 पे आप बिल्कुल सही यहाँ पे मार्क करोगे। ठीक है। फिर 800 के बाद 400, और 400 आएगा 12 पर। ठीक है। फिर इसी तरह से आप 6,666 उसमें ऐड करते जाओगे। ठीक है। फिर आएगा 18 पर, और उसके बाद आएगा 100 पर। ठीक है। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास इसी तरह से बनती है। यहाँ पर आपने देखी थी कि स्पॉन्टेनियस डिके करता है ये। ठीक है। और इसमें ग्रेजुअली कर्व आता है, क्योंकि फौरन से वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, डायरेक्टली वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। तो इन पॉइंट्स को आप कंबाइन कर लोगे, तो आपके पास एक कर्व लाइन बन जाएगी। ठीक है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है। और इसमें बस यही होता है कि वैल्यूज काफी सारी हो जाती हैं, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वैल्यू को सेलेक्ट करना है। और वो जानबूझ के इसी तरह देते कि उन्होंने हाफ लाइफ ऊपर दिया आपको, और नीचे दूसरी वैल्यू लिख दी। तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है जल्दी में कि हम वैल्यू कोई और यूज कर लेते हैं, जबकि यूज कोई और करनी होती है। तो बस आपको आइडिया हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर नोट किया 1600 मिनट्स था, यहाँ पे एयर्स है,
तो फिर हमारा ध्यान गया कि हमें तो वैल्यू दूसरी लेनी है, हम तो गलत वैल्यू चेक कर रहे थे। तो फिर हमने हाफ एयर देखा तो वो ऊपर वाले पार्ट में गिवन था 6,000, तो हमने वहां से उसे सेलेक्ट किया। ठीक है, इसी तरह से आप और क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है और इसमें पेंसिल और पेपर पे ड्रॉ हो जाता है, स्क्रीन पे थोड़ा स्लिपरी सरफेस की वजह से इतना स्मूथ कर्व नहीं बनता। तो ये है कि आप इजीली कर लोगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसके इतने मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये डिटेल भी और इसमें दोनों टॉपिक्स कवर हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें है कि प्रोटेक्नीशियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अच्छा, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है दैट डिकेज टू यूरेनियम 234। कंपेयर द न्यूक्लियाइड म्यूटेशन। अच्छा, इसमें जो है वो एमिशन की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, एमिशन में क्या होता है कि आपके पास जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एक एलिमेंट है, उसमें से डिके हुआ और वो डिके होने के बाद जो है वो यूरेनियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जब डिके होता है ना, तो अभी डिके में हमने पढ़ा था कल के अल्फा बीटा गैमा, कोई एक कोई दो या तीनों ही एमिट हो सकते हैं एक एलिमेंट में से। ठीक है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि एक में से एक ही एमिट करे। ठीक है। तो अब इस चीज के लिए इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है। इक्वेशंस बहुत सिंपल हैं। ठीक है। मैं आपको इक्वेशन भी दिखा देता हूँ पहले। इक्वेशंस इस तरह से बनाई जाती हैं। ये आपके पास इक्वेशन है अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल की। ठीक है, गैमा रेस की। अब आप अल्फा की अगर इक्वेशन देखो, तो आपके पास यहाँ एग्जाम्पल में एक यूरेनियम एलिमेंट था। इसमें आप देखो इसका 92 अटोमिक नंबर है, 235 अटोमिक मास है। अब इसमें से अल्फा डिके हुआ। अल्फा डिके का मतलब है कि अल्फा जितना मास इसमें से माइनस करना है हमें। तो आप यहाँ पर देखो कि अल्फा को हमने अलग कर दिया, मतलब उसका अटोमिक नंबर अटोमिक मास अलग कर दिया। तो अब 92 में से 2 माइनस करेंगे, 90 बचा, वो आपके पास यहाँ रह गया। और इसी तरह से 235 में से 4 माइनस किया, 231 बचा, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो आपके पास एक नया एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, रेडिएशन के बाद, क्योंकि उसमें से अल्फा जितना मास एमिट हो गया, अल्फा डिके हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बीटा की बात करें, तो बीटा में क्या होगा कि बीटा जितना आपने उसमें से डिके करवाना है क्वांटिटी को। तो अगेन यूरेनियम की एग्जांपल है, और यूरेनियम में से आप देखो कि -1 करवाना है। -1 का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 92 में से -1 किया जाए, ठीक है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस तो उसके साथ ऑलरेडी था, और जिस तरह हमने पहले माइनस करवाया था 92 -2, तो हमें 90 मिला था। इसी तरह जब हम बीटा में कर रहे हैं, तो बीटा में तो ऑलरेडी माइनस है, तो उसकी वजह से हमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी हो रही है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। लेकिन आप देखो नंबर ऑफ न्यू न्यूक्लियॉन्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एज इट इज सेम है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव -1 ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। हाँ, और वो नेगेटिव चार्ज का मतलब ही ये है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा बीटा की तरफ, और इस पे जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली इस प्रोसेस में होता है ये बीटा में, कि बीटा पार्टिकल में या बीटा डिके में यहीं पर लिख देता हूँ मैं। बेसिकली बीटा डिके में होता ये है कि एक न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो वो स्प्लिट होकर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बना रहा होता है। ठीक है। तो बेसिकली वो जो न्यूट्रल पार्टिकल था उसका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बन गया यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये रहा और प्रोटॉन आपको यहाँ मिल रहा है।
ठीक है, आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें होता ही है बीटा डीके में बेसिकली कि एक न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में स्प्लिट अप हो जाता है। और गैमा में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, क्योंकि गैमा में कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसकी इक्वेशन एज इट इज रहती है। ठीक है, अब इसी की बेसिस पर आपने जो है वो इक्वेशंस को चेक करना है कि उन इक्वेशन में क्या चेंज आ सकता है। बहुत सिंपल सा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि वो यूरेनियम में डिके हुआ है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज देखते हैं। अच्छा, आपने एक आंसर बताया बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, और हम चेक भी कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि कंपेयर द न्यूक्लियाइड म्यूटेशन। एक तो ये वैल्यू थी स्टार्टिंग, इसका एटॉमिक नंबर 91, एटॉमिक मास 234, और इसको अगर आप यूरेनियम से कंपेयर करो, ठीक है, एंड डिड्यूस व्हाट दिस शोज व्हाट इज एमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस ऑफ प्रोटेक्नीशियम एज इट डिकेज टू यूरेनियम 234। तब आप देखो कि एटॉमिक मास तो इसका बिल्कुल सेम ही आ रहा है, 234 234, लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंज आया है, या 91 था या 92। और ये वाला केस जो है वो अभी अभी हमने बीटा में देखा था। ठीक है, बीटा में एक ऐड हो रहा था, तो इसका मतलब है कि इस प्रोटेक्नीशियम पार्टिकल में आपने बीटा डिके करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है प्लेस अ टिक इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स, शो व्हाट इज डेड्यूस, जो तो जो डेड्यूस हुआ है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा जो है वो एमिट आउट हुआ है, अल्फा नहीं हुआ। गैमा का पता नहीं है हमें, क्योंकि गैमा अगर होगा भी तो उसकी वजह से वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उससे बस ये होता है कि आपको एनर्जी रिलीज मिल जाती है, लेकिन एग्जैक्टली आपको नंबर से नहीं पता चलता, क्योंकि गैमा की वजह से नंबर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, हाँ, डिड्यूस का मतलब ये है कि आपने उसमें से इसको ऑब्टेन किया है, क्योंकि प्रोटेक्नीशियम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, वो एमिट आउट करेगा कुछ अपनी रेडिएशंस, और उसके रिजल्ट में जो बाकी बचेगा पीछे, तो वो यूरेनियम होगा। ठीक है, तो बेसिकली डिड्यूस करने का मतलब ये है कि हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, या उसमें से जो बाकी बची वैल्यू वो ये है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, द मोस्ट abundant isotope of protecnetium is 231। तो उन्होंने एक और फिर पार्टिकल की एग्जांपल दी है कि ये मोस्ट अबंडेंट है। एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू देयर न्यूक्लियर कॉम्पोजिशंस व्हाई प्रोटेक्नीशियम 231 एंड प्रोटेक्नीशियम 234 आर बोथ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो अब आपने इनकी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंगली बताना है कि ये कैसे आइसोटोप हैं एक ही एलिमेंट के। तो 231 और 234, इन दोनों के बारे में आपने बताना है कि ये दोनों किस तरह से आइसोटोप्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि आइसोटोप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्रोटॉन नंबर जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम होगा। ठीक है, और बाकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने इसमें चेक करके, और इसी चीज को बस आपने आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखो कि उन्होंने 231 और 234 लिखा है, और ऊपर आपको जो गिवन था क्वेश्चन में वो 234 था। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 91 ही रहेंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे सेम
नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट अब यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बता सकते हो कि इसमें इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, इसमें इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है। तो आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। और उसके अलावा वो एक और पार्ट पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन बाय रेफरिंग टू द न्यूक्लियर कॉम्पोजिशंस व्हाई प्रोटेक्नीशियम 231 एंड 234 आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो हमने बस ये भी अगर लिख देते कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो आंसर कंप्लीट हो जाता। अब वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अब इसमें अगर आप देखो तो ये वाला जो पार्टिकल है 231 वाला, इसमें 3 न्यूट्रॉन लेस होंगे देन दिस वन, ठीक है। तो ये इससे लेस होगा। और इसके अलावा पार्ट सी है, a teacher places a radiation detector on a bench in a school laboratory and switches it on। तो यहाँ पर जो है वो एक रेडिएशन डिटेक्टर रखा और उसे टर्न ऑन किया है। द टीचर measures and records the background radiation count rate, describe what is meant by background radiation and state two significant sources of the count rate recorded by the teacher। ठीक है, तो बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में बताना है तो एग्जैक्टली वही सेम डेफिनेशंस आपने लिखनी है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट करती है, अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और इससे आपको सराउंडिंग को भी डैमेज नहीं होता। और सोर्सेज में से आप कोई भी इसमें से दो सोर्सेज लिख सकते हो, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी आपने दो मेंशन करने, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ लो 3 मार्क्स जो है वो फ्री मिल रहे हैं, कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं है ये। और तो ये आप नोट से कॉपी कर लोगे इजीली। हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देखते हैं। द टीचर मूव्स द सैंपल ऑफ प्रोटेक्नीशियम 234 so that it is next to the detector, suggest one precaution that ensures that sample is moved in a safe way। अच्छा, अब क्योंकि इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर जो है वो एक्सटर्नल कंडीशन का इफेक्ट नहीं होता। और जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि अगर इसमें से गैमा एमिट हो रहा होगा तो गैमा को कंटेन करने के लिए लेड बॉक्स चाहिए होगा या कंक्रीट बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपको मतलब जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वहाँ पर आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप एक्सरे रूम की एग्जांपल लो तो एक्सरे रूम में भी ये होता है कि वहां पर भी रेडिएशंस होते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि एक्सरे वहां पर हो रहा होता है कंटिन्यूसली, वहां पे मशीन होती है, सोर्स होता है। तो वहां पर काफी ज्यादा जो है वो प्रिकॉशंस इस सेंस में चाहिए होते हैं कि ग्लव्स, ग्लासेस और मतलब
जितना कम टाइम के लिए हो सकता है उस रेडिएशन को एक्सपोज किया जाए। ठीक है, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में तो ये होता है कि हम चीज़ों को रखे रखते हैं वहाँ पर काफ़ी देर तक भी, हम पूरा काम करने के बाद फिर उन चीज़ों को जो है पैकअप करते हैं। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं होता, उसमें ये कोशिश होती है कि जितने कम टाइम के लिए आप उसे यूज़ करो, जितने कम टाइम के लिए आप उसे मतलब एक्सपोज कर रहे हो, रीडिंग्स नोट करनी है आपने, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो उतना अच्छा होता है। ठीक है, और उससे आप जितना डिस्टेंस रखोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी रेंज होती है। लेट सपोज अगर उसमें से अल्फा एमिट हो रहा है, तो अल्फा की तो इतनी रेंज नहीं होती, तो अगर आप उसे अपने से बहुत दूर रख कर भी यूज करोगे, ठीक है, मतलब आप उसे हैंडल करते हुए भी लॉन्ग टोंग्स यूज करोगे, उन्हें मतलब लिफ्ट करने के लिए अपने से बहुत दूर रखकर, ताकि ये होगा कि अगर उसकी रेंज अल्फा अगर उसमें से एमिट आउट हो रहा है, तो उसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो हमारी बॉडी को आकर वो हिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी रेंज कम है। लेकिन अगर गैमा हुआ लेट सपोज, तो वो काफी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, तो इसलिए हमें काफी दूर से उसे यूज करना है और उसको लेड बॉक्स में रखना है, ताकि वो नॉर्मल रेडिएशन जो है वो सराउंडिंग में एमिट आउट ना करे। ठीक है, तो कोई एक प्रिकॉशन आपने यहाँ पर बस लिखनी है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ट्राई टू मेंटेन maximum distance from radioactive element। अच्छा, ग्लासेस और ग्लव्स तो हम यूज करते ही हैं नॉर्मल लेबोरेटरी में, उसके अलावा वाले पॉइंट्स लिख रहा हूँ ताकि आपको और पॉइंट्स मिल जाएं लिखने के लिए। या आप ये भी लिख सकते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन अ लेड बॉक्स। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि इसका एक्सपोजर टाइम लेस होना चाहिए। लेस एक्सपोजर टाइम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे यूज कर रहे हो तो बस आपने बाहर ही रख दिया, कि जब काम खत्म होगा तो बस तब इसको पैक कर देंगे। उससे क्या होगा कि वो इतने टाइम में आपके सराउंडिंग में काफी रेडिएशन एमिट आउट कर चुका होगा, तो कोई बाद में भी वहां पर लोग आएंगे तो उनको वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया इसमें। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट अगर आप इसका देखो तो थर्ड पार्ट है द काउंट रेट इज मेजर्ड एवरी 20 सेकेंड। तो हर 20 सेकेंड के बाद काउंट रेट मेजर किया यहाँ पर with the sample present and then corrected for background radiations। ठीक है, हर 20 सेकंड के बाद इसे नोट किया और जो बैकग्राउंड रेडिएशंस थी उन्हें इसमें से माइनस कर लिया। ठीक है, मतलब इसमें होता है कि सबसे पहले आप मशीन को ऑन कर लेते हो जो डिटेक्टर है, और अगर उसमें कोई वैल्यू आपको मिल रही है बिना मटेरियल रखे उसके सामने, तो इसका मतलब है वो बैकग्राउंड रेडिएशन है, क्योंकि वो आपको पहले से मिल रही हैं, अभी हमने मटेरियल नहीं रखा, तो वो बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखो, सो इट शोज अ ग्राफ ऑफ द करेक्टेड काउंट रेट अगेंस्ट टाइम फॉर द प्रोटेक्नीशियम 234 सैंपल। तो आप देख रहे हो कुछ वैल्यू लाइन पर है, कुछ वैल्यूज जो है वो लाइन से बाहर हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, ये जब हम एटीपी करेंगे तो एटीपी में भी आपको पता चल जाएगा बेस्ट फिट होता है। इसको हम बेस्ट फिट क्यों कहते हैं? बेसिकली इसमें होता ये है कि आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो लाइन आपको एक ट्रेंड शो करती है। उसका मकसद ये नहीं होता कि आपके पास एग्जैक्टली जो है वो
लाइन पर हो सारे पॉइंट्स, उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो उन पॉइंट्स का ट्रेंड आपको शो करे कि ये पॉइंट्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि कुछ पॉइंट्स लाइन के नीचे हैं, कुछ पॉइंट लाइन के ऊपर हैं, और कुछ एग्जैक्टली जो है वो लाइन को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लॉजिक होती है। ठीक है, अब इसी लॉजिक को आपने यूज करना है, और यहाँ पर ये बताना है कि ये जो बेस्ट फिट कर्व है, इसमें से जो बहुत सारे क्रॉसेस हैं वो कर्व लाइन पर क्यों नहीं है। तो इसका क्या आपके माइंड में रीजन आते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशंस भी थी। ठीक है, हम यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशन का रेफरेंस दे सकते हैं कि बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन, और एक और चीज आपको याद होगी हमने सबसे पहले पढ़ी थी, क्योंकि ये प्रोसेस रैंडम होता है। ठीक है, तो रैंडम होने की वजह से इसमें बिल्कुल एक पैटर्न नहीं हो सकता एग्जैक्ट, क्योंकि जो रैंडम होता है तो रैंडम में तो कोई पैटर्न नहीं होता, और अगर पैटर्न आ जाएगा तो फिर वो रैंडम नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसका प्रॉपर जो है वो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ये डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स कुछ लाइन पर मिल रहे हैं और कुछ लाइन पर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस और रैंडम होने की वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप यही वाले पॉइंट्स यहाँ पर आंसर में मेंशन कर सकते हो। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है। आर नॉट ऑन अ कर्व लाइन। और अगेन वही वाली बात कि ये आपको ट्रेंड शो करता है। ठीक है, मतलब आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो इस लाइन के क्लोज क्लोज होगी, थोड़ा इससे ऊपर हो सकती है, थोड़ा नीचे हो सकती है, लेकिन इसके क्लोज क्लोज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपने इस लाइन के थ्रू शो की है। क्योंकि जब एक चीज रैंडम है ना, तो रैंडम में एग्जैक्ट बताना मुश्किल होता है, तो उसमें फिर इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड। और उसके बाद वो कह रहे हैं यूज फिगर 9.1 एंड डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ प्रोटेक्नीशियम 234। इसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है और वर्किंग भी आपने शो करनी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हाफ लाइफ के लिए अब आपने क्या करना है कि वैल्यूज देखनी है। जैसे अगर हम जीरो कंसिडर करते हैं सबसे पहले, तो जीरो पर आपको ये वैल्यू मिल रही है स्टार्टिंग, ये 60 नहीं है, 60 से पहले, यानी ये 58 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट 50 होगा, तो ये 58 हो जाएगा। और उसके अलावा आप चाहो तो
अब इसकी जो डिके वैल्यू है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अब इसकी हाफ लाइफ देखनी है हमने, ठीक है। इसकी क्वेश्चन में हाफ लाइफ के बारे में क्या लिखा था? 20 सेकेंड्स के बाद हमने मेजर किया है, और इसकी हाफ लाइफ मेरे ख्याल से उन्होंने मेंशन नहीं की थी। हाँ, बस ये लिखा हुआ है कि 20 सेकेंड्स के बाद हमने बस इसमें मेजर किया है हर बार। 20 सेकेंड्स के बाद आपको मेजरमेंट्स नजर आ रही है, और हाफ लाइफ आपने खुद से बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो अब हमें इसमें अपनी मर्जी से पॉइंट्स को देखकर और उसकी हाफ लाइफ को बताना होगा कि कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपने मार्क किया है यहाँ पर 2030 पे, और 30 पर आपको ये पॉइंट मिल रहा है। और एक हमने लिया था 58। अच्छा, एक पॉइंट हमारे पास आ गया फिलहाल यहाँ पर, जो हमने 60 के क्लोज क्लोज लिया है, 0 और 58। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है 54, क्योंकि यहाँ पर जो है वो, नहीं सॉरी, ये 60 होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये 60 है, तो ये आपको 64 मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया 30 और 64। मतलब आपके पास जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है ना, आप उसका हाफ से भी कंसिडर कर सकते हो, कि अगर हमने स्टार्ट 58 से किया है, तो आप उसको हाफ करके देखो वो कहाँ मिलता है आपको। तो ये 30 से थोड़ा कम होगा वैसे, लेकिन आप 30 भी ले सकते हो क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता। तो राउंड ऑफ वैल्यू लेने से आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 30 सेलेक्ट किया हुआ है। जरूरी नहीं कि आप 30 लो, इससे थोड़ा सा आगे पीछे भी ले सकते हो वैल्यू, आपकी चॉइस है। मतलब आप 29 भी ले सकते हो, क्योंकि 58 है ना, 58 का हाफ जो है वो अगर आप करते हो तो वो 29 होगा। आप चाहो तो 29 भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, वर्टिकल पार्ट में जो है वो हम 2 2 करके काउंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके पास डिफरेंस अलग है, ठीक है, क्योंकि वहां पे 10 बॉक्सेस के बाद 20 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 10 बॉक्सेस में 40 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस डबल है। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। वर्टिकल में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज ले ली हमने। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब 29 सेलेक्ट करो, तो 29 भी देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 0 58 30 64, तो एक पॉइंट आपने लिया है 0 58 और 30 64। और अच्छा, ये तो आपने एक पॉइंट्स की सिलेक्शन कर ली। अब इसके बाद आपको हाफ लाइफ इसमें कैसे पता चलेगा? मतलब इसमें हाफ लाइफ जो है वो कितने सेकंड्स की आ रही है आपके पास? 60 सेकंड्स की आ रही है, ठीक है। और अगर आप 29 पर जाते, तो 29 पर आपको एक और हाफ लाइफ चेक कर लेते हैं। मतलब इनिशियली हमने स्टार्ट किया 58 से,
58 को अगर हम हाफ करते हैं तो हम गए 29 पे। 29 को अगर हम हाफ करते हैं तो हम आएंगे 14.5 पे। अब क्योंकि 14.5 मार्क करना ग्राफ में मुश्किल होगा, तो इसका इजी तरीका ये कि हम इसको राउंड ऑफ करके मार्क कर लें, क्योंकि अगेन फ्लक्चुएशन है ग्राफ में, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू मार्क करना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे 14 अब ढूंढना है हमने, तो ये 0 है, तो 0 के बाद मिड में आपको 10 मिलेगा, और 10 के बाद 12, 14, तो 14 और 14 के बीच में 14.5 भी आप ढूंढ सकते हो इजीली, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वैसे 15 ही है वैल्यू, लेकिन ये कि 14 और अ, उसके क्लोज ही है। तो ये आपको वैल्यू मिल रही है 120, 124, 128, 132। तो 132 आपको मिल रही है 15 पर। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको मिल गई 15 और 32। 15 और 132। तो अगर आप टाइम का डिफरेंस देखो, तो ये आपके पास एक टाइम की वैल्यू थी। ठीक है, जब आपके पास टाइम 0 था, 1 मिनट, 0 टाइम पर 58 और 60 सेकेंड्स पे 30। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, ताकि पैटर्न सेम हो जाए। तो पहले मास 58 था, उस वक्त टाइम था 0। फिर मास डिक्रीज होकर आया 30, टाइम हो गया 64। फिर मास और कम हुआ और टाइम हो गया 30, 132। तो इसका मतलब है ये हमारे पास टाइम t इज इक्वल्स टू 0। ये टाइम हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ का होगा, और ये वाला टाइम सेकेंड हाफ लाइफ का। ठीक है, तब आप इनका डिफरेंस चेक कर सकते हो कि पहले आपको डिफरेंस मिल रहा है 64 - 0 यानी 64 सेकेंड्स, और दूसरा डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है 132 - 64, 68। तो अगर हम एक एवरेज लेते हैं तो 66 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम एवरेज टाइम की बात करें यहाँ पर, तो वो 66 बन रहा है। तो हाफ लाइफ इसकी एवरेज होगी 66 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर ग्राफ में से आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ में आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं थी, तो इसलिए कोई एग्जैक्ट वैल्यू लेना ज़रूरी नहीं है। आप जो है वो एवरेज वैल्यूज के थ्रू जो है वो उन्हें राउंड ऑफ करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक और पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, जिससे आप इजीली अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी भी आपको इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उन्हें खुद से भी प्रैक्टिस करना। और इसके साथ ये है कि बस इसमें एक प्रोसेस रह जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शंस का, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, वो हमने बस डिस्कस करना है, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको स्पेस फिजिक्स स्टार्ट करना है। इसमें हमने 68 इस तरह से लिया है कि आप अगर यहाँ पे देखो कि पहले दो जो वैल्यूज हैं उन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि उनमें कितना चेंज आया है। ठीक है, आपने पहले इन दो वैल्यूज को कंपेयर किया, दोनों टाइम की वैल्यूज को। तो 0 और 64 में 64 का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों टाइम ड्यूरेशंस में जो डिफरेंस है वो 64 सेकेंड्स का है। फिर उसके बाद आपने डिफरेंस चेक किया T2 - T1 करके। ठीक है,
तो उसमें आपको टाइम डिफरेंस मिला 68। सही है, इस वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया है T1 माइनस T0, और यहाँ पर हमने किया है T2 माइनस T1। तो इसलिए आपके पास वो आंसर आए 68। क्योंकि हमने तो हाफ लाइफ देखनी थी ना कि ये जो मास कम हुआ है तो इसको कितना टाइम लगा है हाफ होने में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने हाफ लाइफ लिखी है। ठीक है।